हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे जर्नी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सबों के सामने रेलवे साइंस रिवीजन सीरीज का डे 1। जी हाँ फ्रेंड्स, यह जो सीरीज है यह आपके आने वाले एग्जाम एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएसआई, इन सारे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। इस सीरीज में मैं आपको डेली टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा आपके साइंस के, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, जिसमें आपका 50 सवाल होंगे, लेकिन इसके राउंड फिगर में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट होंगे। यानी हर एक सवाल के लिए अलग से फैक्ट मैं बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आपने अभी तक साइंस नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई इशू नहीं, आप डेली 9:30 बजे आकर इस सेशन को लगा लेना। आपकी साइंस डे बाई डे अच्छी होती चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो हमारा आज का पहला सवाल है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? यानी विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी हमें सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होता है? तो आंवला से प्राप्त होता है। जो आप लोग खाते हैं आंवला, अभी सर्दी का मौसम है, उस समय आंवला आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। अब विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और यह जो विटामिन सी है, यह विटामिन सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन है। कहाँ पे घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन सी। इसके अलावा बात करें कि जल में और कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो विटामिन सी के साथ साथ विटामिन बी भी आपका जल में घुलनशील है। अब जल में घुलनशील विटामिन की बात आ गई है तो लगे हाथ आपको पता होना चाहिए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन आपका है ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वसा में घुलनशील विटामिन यह 4 विटामिन है, ए, डी, ई एवं के। और जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी एवं विटामिन सी। अब चलिए मैं आपको सारे क्या आपका काम बताता हूँ कि विटामिन ए का क्या काम है। तो विटामिन ए जो है यह आपके स्वस्थ दृष्टि के लिए उपयोग होता है, यानी कि आंखों की अच्छी रोशनी के लिए आपका विटामिन ए काम करता है। विटामिन डी की बात करें तो ये आपके हड्डियों की मजबूती प्रदान करता है, जो कि अक्सर हमें सुबह की धूप से प्राप्त हो जाती है। विटामिन ई की बात करें तो यह कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। और विटामिन के की बात करें तो यह रक्त को थक्का बनाता है, यानी हमारा कोई भी पार्ट शरीर में कट जाता है तो वहाँ पे जो ब्लड जमते हैं वह विटामिन के कारण ही जमते हैं। यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो आपका जो भी शरीर का कोई भी पार्ट कट जाएगा तो वहाँ से ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। काफ़ी परेशानी होती है जिन व्यक्तियों में विटामिन के की कमी होती है। अब विटामिन सी और विटामिन बी की बात कर लेते हैं। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी जो होता है यह ऊर्जा उत्पादन, शरीर की प्रक्रियाओं और तंत्रिका तंत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है विटामिन बी। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी आपका एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। अभी कोरोना काल में आप सबने सुना होगा इस बारे में, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम। तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है विटामिन सी। और हमारे शरीर में जो भी घाव होते हैं उनको भी ठीक करने में यह सहायता करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। और इसका सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। तो फ्रेंड्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हूँ कि आपको सेशन स्टार्टिंग से पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना, इसी तरह की अच्छी अच्छी साइंस की वीडियोज़ के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य क्या है? यानी कि मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य क्या है यह आपको बताना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, हमारे टाइपिस्ट साहब ने यहाँ पे कार्य छोड़ दिया है। मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य क्या है और गुर्दा की जगह गर्दा लिख दिया है। तो गाइज, गुर्दा गुर्दा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। ठीक है, गुर्दा को किडनी कहते हैं। और किडनी का काम क्या होता है? तो किडनी का काम होता है शरीर से
बेकार पदार्थ को बाहर निकालना, बेकार पदार्थ को बाहर निकालना। यह रक्त को साफ करता है और शरीर से बेकार पदार्थ को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। कौन? गुर्दा अर्थात किडनी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी एक बीमारी है, यह विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। अभी आपको याद रखना है, जब भी कहीं विटामिन आए तो आप रिलेट कर पाओ, विटामिन सी ऊपर पढ़े हो, अभी विटामिन ए आया है, ठीक है। अब विटामिन सी का आप याद करो कि मैंने रासायनिक नाम क्या बताया था, तो एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम जानते हैं, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। और इसके साथ साथ आप याद करो कि विटामिन ए के बारे में मैंने आपको और क्या बताया है। तो विटामिन ए जो होता है भैया, वह वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में क्या है? घुलनशील विटामिन है। कौन सा विटामिन? विटामिन ए हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ए हमें प्राप्त कहाँ से होता है? तो विटामिन ए हमें गाजर खाने से प्राप्त हो सकते हैं, उसके अलावा मछली खाने से मिलते हैं, इसके अलावा हरी साग सब्जी खाने से भी हमें विटामिन ए मिलती है। तो यदि आपका अगर मेडिकल है एएलपी के एग्ज़ाम में, तो आप गाजर खाना शुरू कर दो, क्योंकि आपके एएलपी में आँख का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी आपकी आँख ही है। तो आँख को कौन सा विटामिन ठीक करेगा? तो आपकी विटामिन ए आपको आँख को स्वस्थ रखने में मदद करेगी। और उसके लिए आपको कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए? तो गाजर खाने चाहिए। और घास पे सुबह सुबह चलना शुरू कर दो, आपकी आँख की जो आईसाइट है वो अच्छी हो जाएगी। और फ़ोन का इस्तेमाल करना कम कर दो, क्योंकि अभी एएलपी का मेडिकल होने जा रहा है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? यानी राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप जो है वह है तना, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके का आविष्कार। अब बताओ मैं आपको चेचक के बारे में। चेचक किस वायरस से होता है? तो चेचक जो होता है यह वेरिओला वायरस से होता है। कौन से वायरस से होता है? वेरिओला वायरस से होता है। और वेरिओला वायरस किसका सदस्य है? तो ऑर्थोपोक्सा वायरस का सदस्य है। वेरिओला वायरस किस परिवार का सदस्य है? ऑर्थोपोक्सा वायरस का सदस्य परिवार का सदस्य आपका वेरिओला वायरस। अब आपको बताऊं कि चेचक जो है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में चेचक को वैश्विक उन्मूलन की घोषणा कर दी है। यानी कि चेचक के टीका के उपलब्ध हो जाने से चेचक के रोग में कमियां आई है। और 1980 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके उन्मूलन की घोषणा कर दी है। तो चेचक का उन्मूलन कब हुआ? घोषणा कब हुई इसकी? 1980 में। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। और चेचक किस वायरस से होता है? तो वेरिओला वायरस से चेचक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या एक वयस्क व्यक्ति में 206 होती है। अगर वही बात करें कि नवजात शिशु में, यदि जिसका जन्म अभी अभी तुरंत हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नवजात कहते हैं। नवजात, यहाँ पर मैं लिख दूं, नवजात शिशु में जो होती है वो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कुल 220 होती है, ठीक है। और यही 220 जैसे जैसे आप वयस्क होते जाते हो, हड्डियां जुड़ती जाती है और 206 में बदल जाती है। तो एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछ रहा है हमारी शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि यानी हड्डी, यह फीमर बोन है। कौन सी बोन है? फीमर बोन। और फीमर बोन कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। यानी जांघ की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर बोन पाई जाती है जांघ की हड्डी में। और यह शरीर की सबसे लंबी हड्डी भी है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या है?
तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है वो हमारी जबड़े की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? जबड़े की। जहाँ पे आपका मसूड़ा होता है ना, उसी के नीचे जो हड्डी बनी होती है इस शेप की, उसे जबड़े की हड्डी कहते हैं। दांतों के नीचे वाली हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, काफी मजबूत होती है, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हृदय जो है, मानव शरीर का जो हृदय है वह 1 मिनट में मानव का हृदय 72 बार धड़कता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, खून का रंग लाल क्यों होता है? और हाँ गाइस, यदि आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। खून का रंग लाल किस लिए होता है? तो खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? हमारे खून का रंग लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन के बारे में आप ध्यान से सुनिए। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन यौगिक है, ठीक है, जो कि किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन यौगिक है जो कि आरबीसी में पाया जाता है, और इसका मुख्य कार्य जो होता है वह फेफड़ों में ऑक्सीजन को लेकर आना होता है और उसे शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचाना होता है। यह फेफड़े से ऑक्सीजन लेकर आते हैं और उसके बदले में शरीर के अलग अलग पार्ट से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले जाकर फिर फेफड़ों में पहुंचाते हैं। यानी ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वह शुद्ध रक्त कहा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है। हीमोग्लोबिन यह आयरन युक्त भी होता है और इसे ऑक्सीजन में बांधने में मदद मिलता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन में आयरन अर्थात लोहा पाया जाता है और यह ऑक्सीजन को बांधने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन का यौगिक है। यह आरबीसी से युक्त होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से लाकर शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से ले जाकर फेफड़े में पहुंचाता है। ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हीमोग्लोबिन यौगिक क्या है? तो हीमोग्लोबिन अभी बताया मैंने आपको, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन यौगिक है। ठीक है। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 12 है। तो लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है वह 120 दिनों का होता है, रेड ब्लड सेल का जीवन काल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 गायब कर दिए मेरे टाइपिस्ट साहब, पता नहीं नशे करके बैठे थे वह। क्वेश्चन नंबर 14 है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन है? तो रुधिर को थक्का बनाने में किसका अहम योगदान होता है? तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था विटामिन के का। विटामिन के रुधिर को यानी रक्त को थक्का बनाने में सहायता करती है। अब विटामिन के की बात आई है तो मैं आपको विटामिन के का रासायनिक नाम बताता हूँ। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है यह 2 प्रकार का नाम है। एक है आपका फाइलोक्विनिन, फाइलोक्विनोन, ठीक है, एवं दूसरा है आपका मेनाक्यूनोन। विटामिन के का यह रासायनिक नाम है। फाइनोक्यूनोन विटामिन के1 का रासायनिक नाम है और मेनाक्यूनोन जो है विटामिन के2 का रासायनिक नाम है। अब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है। अभी जो टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था 2025 वाला, उसमें यह क्वेश्चन आया था कि मेनाक्यूनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन के2 का रासायनिक नाम है, इसलिए मैंने आपसे यह इंट्रोड्यूस किया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि रुधिर का तरल भाग क्या है? तो रुधिर का तरल भाग क्या होता है? तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। अब रुधिर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रुधिर यानी रक्त, रक्त में 55% भाग किसका होता है? तो 55% भाग में आपका प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में पानी होता है। प्लाज्मा में और क्या होता है? तो प्लाज्मा में और प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में और क्या होता है? तो प्लाज्मा में और लवण होता है और अन्य पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा जो रक्त का 45% हिस्सा बचता है, इसमें आपका आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल और आपका प्लेटलेट्स होता है।
तो ये हो गई आपकी रक्त की बात। रक्त के दो पार्ट, एक 55% वाला और एक 45% वाला। 55% वाले में प्लाज्मा होते हैं और प्लाज्मा में क्या होते हैं, पानी होती है, प्रोटीन होती है और लवण होते हैं। और 45% भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है। सर्वदाता मतलब सबको देने वाला और सर्वग्राही मतलब सबसे लेने वाला। तो सर्वदाता यानी सबको, कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सबको ब्लड दे सकते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सबको ब्लड दे सकते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सबसे ब्लड ले सकते हैं। यानी कि ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वह ए वाले को ही ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी वालों को भी ब्लड दे सकता है और ए बी वाले को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन ले केवल और केवल ओ से सकता है। ठीक है। और सर्वग्राही मतलब ए बी वाला, जो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, वह ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है, ओ से भी ब्लड ले सकता है और ए बी वाले से भी ब्लड ले सकता है। इसीलिए इसे सर्वदाता यानी ओ और सर्वग्राही यानी ए बी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। 17 है, पित्त किस में उत्पन्न होता है। तो पित्त के बारे में बताना है कि पित्त बनता कहाँ है। तो पित्त बनता है आपका यकृत में। पित्त किस में उत्पन्न होता है, तो पित्त यकृत में उत्पन्न होता है और यह भोजन में वसा को पचाने में मदद करता है। यानी कि यदि आपके भोजन में जो भी वसा आप ग्रहण करते हैं उसको पचाने में कौन मदद करता है, तो मदद करता है हमारा कौन, और पित्त मदद करता है। और पित्त उत्पन्न कहाँ पे होता है, तो यकृत में उत्पन्न होता है। उसके बाद यह पित्ताशय में आता है। यकृत के नीचे ही एक संरचना बनी होती है और वहाँ पे इसका स्टोर होता है। और पित्त से पाचन किसका होता है, तो फैट यानी वसा का पाचन होता है पित्त से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, नहीं भैया रक्तचाप, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है, रक्तचाप बोले तो ब्लड प्रेशर 120/180 होता है। अब इसमें 120 क्या होता है, तो 120 का मतलब होता है सिस्टोलिक यानी ऊपरी रीडिंग इसे कहते हैं। और 80 का मतलब क्या होता है, डायस्टोलिक यानी नीचे की रीडिंग इसे कहते हैं। सिस्टोलिक में क्या होता है, जब हृदय हमारा जो है यह सिकुड़ता है तो उसे सिस्टोलिक बोला जाता है साइंस की भाषा में। और फिर हृदय में शिथिलन होता है जिसे आप बोल सकते हैं कि फैलता है, तो उसको डायस्टोलिक बोला जाता है। तो उसकी रीडिंग 80 होनी चाहिए। ठीक है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होना चाहिए। और एक्चुअल में अगर डॉक्टर की माने तो 120/180 से कम होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है। तो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग मैंने ऊपर आपको बताया है, गुर्दा, गुर्दा अर्थात किडनी अर्थात वृक्क, इसे वृक्क भी बोला जाता है। तो रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट में फैली होती है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपको हाइड्रोफोबिया के बारे में बताऊं कि हाइड्रोफोबिया का अर्थ होता है पानी से डरना। पानी से क्या होना, डर लगना। और पानी से डर कब लगता है, जब भैया आपको रेबीज हो रखती है। और रेबीज कैसे होता है, तो रेबीज पागल कुत्ते को काटने से होता है। और पागल भी कुत्ता कब होता है, जब उसे रेबीज हो जाता है। ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया संबंधित किससे है, रेबीज बीमारी से है। जब इसको रेबीज बीमारी हो जाएगा, उसका अंतिम स्टेज होगा, तो उसे पानी से डर लगने लगेगा। और पानी से डर लगना किसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है। तो हीमोफीलिया संबंधित किससे है, तो कुत्ते के काटने से संबंधित है। अगर कुत्ता आपको काट ले तो तुरंत जाकर आप रेबीज का इंजेक्शन ले लेना, नहीं तो यह बीमारी कभी भी आप में उत्पन्न हो सकती है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। यह आपके लक्षण 3 से 5 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएंगे रेबीज के, लेकिन कोई कोई व्यक्तियों में यह लक्षण होती है, यह सालों साल बाद दिखाई पड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, वायरोलॉजी
किससे संबंधित है? तो वायरोलॉजी से संबंधित है, यह विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है वायरोलॉजी। ये मेरा पेन टैब वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, 22 के बाद 21, पता नहीं कैसे क्वेश्चन डाल रखे हैं, कैसा टाइप किया है इन्होंने। कल क्लास लगाता हूँ इनकी। क्वेश्चन नंबर 21 है, खून थक्का नहीं जमता है। खून थक्का कब नहीं जमता है? तो आप सबसे पहले अब ऊपर वाली क्लास को रिवाइज करो कि खून थक्का होता कब है, कौन सी विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन के कारण खून का थक्का होता है। अब खून थक्का नहीं जमता है यानी खून जमता नहीं है, तो किस कारण खून नहीं जमता है? तो आप जब हीमोफीलिया नामक रोग से ग्रसित होंगे तो आपको खून में थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। और हीमोफीलिया में होता क्या है, दरअसल विटामिन के की कमी होती है, यानी विटामिन के की कमी के कारण भी खून थक्का नहीं जमता है। और हीमोफीलिया जो बीमारी है, यह बीमारी एक आपकी अनुवांशिक बीमारी है। हीमोफीलिया क्या है? अनुवांशिक बीमारी है। और इसमें जो ब्लड को जमाने वाले कारक होते हैं, जो को साइंस की भाषा में हम कारक 8 और कारक 9 के नाम से जानते हैं, उसकी कमी होती है। इसी के कारण हमारा खून थक्का नहीं जमता है। और यदि ऑप्शन में आपका विटामिन के रहे तो आप विटामिन के का मार्क करिएगा। ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? तो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग संबंधित है आपके आंख से। अब मैं बताऊं ट्रैकोमा में होता क्या है। तो ट्रैकोमा में आपके आंखों में खुजली होती है, ठीक है। और ग्लूकोमा में क्या होता है? ग्लूकोमा में आपका जो आई साइट होता है, आई साइट यानी देखने की जो क्षमता होती है, उसका नुकसान होता है, यानी कि आप सही से देख नहीं पाते हो, उसको ग्लूकोमा बोला जाता है। और ट्रैकोमा की जो शुरुआत होती है वह खुजली से होती है, और दोनों रोग संबंधित आंख से हैं, और दोनों में ही आंख की रोशनी चली जाती है। अगला क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है? प्लाज्मोडियम परजीवी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि अक्सर आपके एग्जाम में आता है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी है आपका मलेरिया का। और मलेरिया फैलता कैसे है? तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसके अलावा मलेरिया आपके संक्रमित सुई हो गई, मतलब एक सुई का इस्तेमाल 2-3 लोगों में कर लिया गया और एक लोगों को मलेरिया हो रखा है, तो उस सुई से अब जितने लोगों को सुई दिया जाएगा तो मलेरिया हो जाएगी। हालांकि यह चीज़ पहले होता था, अब नहीं होती है। उसके अलावा आपका कोई भी मलेरिया से युक्त व्यक्ति का ब्लड हो, वह आपको चढ़ा दिया जाए तो भैया आपको भी मलेरिया हो जाएगा। या कोई माँ मलेरिया रोग से ग्रसित है और वह अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है यानी दूध पिला रही है, तो उसके बच्चे को भी क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, पोजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो पोजिट्रॉन जो प्रतीकन है वह आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण बताओ। तो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण, सबसे पहले आप समझो कि जड़ों का रूपांतरण क्या होता है। तो जड़ों के रूपांतरण से तात्पर्य होता है उन जड़ों से जिनकी संरचना, आकार और कार्य सामान्य से बदलकर कुछ विशेष कार्य करने लगते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में लिखूं, आपका मूली, ठीक है। मूली क्या है? आपका तना है। गाजर क्या है? आपका तना है। लेकिन यह होता कहाँ पे है? जड़ों में होता है। अगला आपका शकरकंद कह लो, शकरकंद कह लो। शकरकंद क्या है? यह सब आपके तना है, लेकिन होता कहाँ पे है? जड़ों में होता है, ठीक है। तने के रूपांतरण का उदाहरण बताओ। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया। यह सारे कुछ क्या है? यह जड़ है, लेकिन यूज किस में होते हैं? खाने में यूज होते हैं, फ्रूट्स में यूज होते हैं। आप कोई भी पौधा हो उसकी जड़ को तो नहीं खा पाओगे ना, उसका तो खाने में यूज नहीं होता है। तो मूली क्या है? जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है। शकरकंद क्या है? जड़ है। आप माफ करना, मैं अगला क्वेश्चन देखा तो मुझे याद आया। तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? तो तने के रूपांतरण का उदाहरण है आपका आलू। आलू क्या है? यह एक तना है, लेकिन फिर भी क्या होता है? जड़ों में होता है और हम लोग खाते हैं। उसके अलावा अदरक, अरे आप लोग जिसे आदि कहते हो घर में, यूपी बिहार में से आदि बोला जाता है। उसके अलावा क्या है? प्याज। यह प्याज भी आपका तने का रूपांतरण का उदाहरण है। प्याज क्या है? तना है। आलू क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है, फिर भी इसका उपयोग खाने में करते हैं। मूली क्या है? जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है। शकरकंद क्या है? जड़ है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, लौह की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? लौह अर्थात लोहा की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? तो लोहा की मात्रा सबसे अधिक हमें मिलती है पालक खाने से। पालक की सब्जी खाओगे तो सबसे अधिक हमें लोहा की मात्रा मिलेगी, यानी लौह की मात्रा मिलेगी। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। अगला, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, और वह ऑक्सीजन का स्राव करते हैं और ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, केवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? केवकों नहीं भैया, कवकों। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन जो होता है वह कहलाता है आपका माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और मैंने ऊपर आपको बताया था कि वायरोलॉजी किससे संबंधित है? तो वायरोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह विषाणुओं से संबंधित है, यानी विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। आप क्लास को इसी तरह से कनेक्ट करोगे तो ही आप सीख पाओगे। और कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो भैया हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो एक आपका कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों में, जो कि सबसे ज्यादा मुख्यतः होता है, यानी कि सबसे ज्यादा पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले मैं आपको गुणसूत्र के बारे में बताता हूं कि गुणसूत्र होते क्या है। तो गुणसूत्र यह डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए प्लस प्रोटीन के गुणसूत्र बने होते हैं, और यह एक धागे की समान संरचना होती है जो कि कोशिकाओं के केंद्रक में पाई जाती है। और गुणसूत्र जो होता है यह अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, यानी आपके फादर में जो गुण है वही आपके गुणसूत्र जो है उसी के द्वारा आप में आते हैं। आपके मदर में जो गुण है वह अनुवांशिक गुण यही गुणसूत्र के द्वारा आप में आते हैं। और मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो यह 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल मानव के शरीर में, जिसमें 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वह गुणसूत्र आपको ऑटोसोम बोले जाते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र को ऑटोसोम बोला जाता है। और एक जोड़ी गुणसूत्र को क्या बोला जाता है? एक जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। लिंग गुणसूत्र, ठीक है। और ये लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई, और दूसरा एक्स और एक्स। एक्स वाई जो होता है यह पुरुषों में पाया जाता है, और एक्स एक्स जो होता है यह महिलाओं में पाया जाता है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक्स वाई पुरुषों में पाया जाता है, यानी पुरुष से अगर एक्स गुणसूत्र गया और महिला से भी एक्स गुणसूत्र गया तो क्या होगी? तो वह होने वाला संतान आपका लड़की होगा। और यदि पुरुष से वाई गुणसूत्र गया और महिला से, तो एक्स जाएगा ही, तो होने वाली संतान क्या होगा? आपका लड़का होगा, ठीक है। तो अब आप हमें एक बात बताओ कि लड़का या लड़की होने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है? तो पुरुष है, क्योंकि पुरुष के पास एक्स गुणसूत्र है और वाई गुणसूत्र है। महिला के पास क्या होती है? केवल और केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं। लेकिन पुरुष और लड़का एवं लड़की होने के लिए उत्तरदायी कौन है? पुरुष है, महिला उत्तरदायी नहीं है। फिर भी हमारे समाज की ऐसी भ्रांतियां हैं कि यदि किसी दंपत्ति को लड़का नहीं होता है, केवल लड़की ही होती है, तो उसके घर वाले महिलाओं को ही प्रताड़ित करते हैं। लेकिन जिसका रियल जिम्मेदार कौन होता है? तो रियल जिम्मेदार पुरुष होता है, क्योंकि पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। समझ गए बात? अब से आप किसी को क्रिटिसाइज मत करना, किसी भी महिला को क्रिटिसाइज करना हो तो किसे करना? पुरुष को करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? तो इंसुलिन जो हमारे शरीर में बनती है वह बनती है अग्न्याशय के द्वारा। इंसुलिन किसके द्वारा? अग्न्याशय, अग्न्याशय द्वारा बनती है इंसुलिन हमारे शरीर में। इंसुलिन दरअसल होता क्या है?
तो इंसुलिन एक प्रकार का एक हार्मोन है, ठीक है, और यह हमारे रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, जिसे हम लोग चीनी कहते हैं, ठीक है, चीनी कहते हैं। आप सुने होंगे अपने आसपास में कि भैया उसे चीनी हो गया है, यानी शुगर हो गया है। तो शुगर क्यों हो रहा है? तो उनमें इंसुलिन नामक जो हार्मोन है इसकी कमी हो रही है, या यह इंसुलिन का स्राव सही तरीके से नहीं हो रहा है, इस कारण उनका जो है वह रक्त शर्करा जो है वह बढ़ जा रहा है। रक्त शर्करा का अर्थ मतलब क्या हुआ? चीनी का लेवल बढ़ जा रहा है, वही हार्मोन इंसुलिन की कमी से, तो उन्हें इंसुलिन का सुई लेना पड़ रहा है और उसे ही बोला जाता है कि चीनी हो गई है। तो भैया यदि आप शुगर का कंजम्पशन ज़्यादा करते हो तो आपकी इंसुलिन इसी शुगर को पचाने में ख़त्म हो जाएगी। इंसुलिन का काम ही होता है चीनी का पाचन करना। तो आप भैया अगर चीनी ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो सुबह में कम से कम 2 से 4 किलोमीटर टहला करो, जिससे आपका इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव अच्छे से होता रहे। प्यूटिट्री ग्रंथि पाई जाती है, तो प्यूटिट्री ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो सबको पता है यह प्यूटिट्री ग्रंथि जो पाई जाती है वह मस्तिष्क में पाई जाती है, प्यूटिट्री ग्रंथि, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग बताओ। वंशानुगत रोग यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाला रोग, जो कि मैंने अभी ऊपर के लेक्चर में आपको बताया था। कौन सा रोग? हीमोफीलिया रोग बताया था। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? ब्लड का थक्का नहीं बनता है, और ब्लड का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण बनता है? नहीं बनता है, तो विटामिन के की कमी के कारण ब्लड का थक्का नहीं बनता है। यदि आप में विटामिन के की कमी है तो आपका ब्लड कट जाएगा, तो आपका ब्लीडिंग आसानी से नहीं रुकेगा, ठीक है। अगला, एक तो हीमोफीलिया हो गया, और दूसरे रोग की बात करूं तो वर्णांधता। वर्णांधता जो रोग है यह भी आपका वंशानुगत रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, यानी वंशानुगत रोग है। और हीमोफीलिया जो है वह आपकी मदर से ट्रांसफर होता है, ठीक है। आपकी माँ को अगर हीमोफीलिया है तो आपकी होने वाली जो संतान होगी और लड़की होगी तो उसको 100% हीमोफीलिया होगा, यह फिक्स है। लड़का की गारंटी नहीं है, वो 50-50 में रहते हैं, लेकिन अगर माँ को हीमोफीलिया है तो लड़की को हीमोफीलिया रोग जरूर होगा, यानी उसे जो विटामिन के की कमी जरूर होगी, उसका कट फट जाने पर ब्लीडिंग जल्दी आसानी से नहीं रुकेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 35, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव थायराइड ग्रंथि से होता है। अगला क्वेश्चन, मछली सांस कहाँ से लेती है? तो सबको पता है कि मछली सांस जो लेती है वह गिल्स के द्वारा लेती है। काफी बेसिक क्वेश्चन है यह, सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो भैया सबसे पहले आप रिपीट करो कि विटामिन ए का मैंने रासायनिक नाम आपको क्या बताया था। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम मैंने बताया था आपको आज ही के लेक्चर में, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रक्तौंधी नामक रोग। और मैंने इसके उपचार भी बताए थे कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर है। गाजर हमें खाते रहना चाहिए, यह हमारे आंखों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और गाजर खाएंगे तो हमें कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन ए। और विटामिन ए रहेगा हमारे शरीर में तो हमें क्या नहीं होगा? रक्तौंधी। अगला क्वेश्चन, जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? यानी कि जठर रस कहाँ पाया जाता है? जठर रस किस में पाया जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको जठर रस के बारे में बताऊं तो जठर रस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम गैस्ट्रिक रस भी कहते हैं। गैस्ट्रिक रस कह लो, कहीं कहीं आपको जूस कहेगा, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यह पेट में बनने वाला एक अम्लीय रस है या अम्लीय जूस है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन को क्या करता है? पचाने में मदद करता है। कौन सा रस? जठर रस। और जठर रस जो है वह पाया कहाँ जाता है? तो जठर रस पाया जाता है HCl में, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो लाइकेन जो सहजीवी है वह कवक एवं शैवाल का सहजीवी है। कौन? लाइकेन। और कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। आप मेरी बातों को ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैं लिखने से ज़्यादा बोलता हूँ। अगर आप बोले हुए बात को अच्छे से सुनकर समझ जाओगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहती है।
एक तो आप सुनकर समझ जाओ और दूसरा आप लिख लो, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी। अगला क्वेश्चन है, लाड़ में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है? तो लाड़ में पाए जाने वाला एंजाइम जो होता है यह टाइलिन होता है। टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो हमारे लाड़ में पाया जाता है और वहीं से हमारे भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। यानी भोजन जैसे हमारे मुंह में प्रवेश करता है तो लाड़ ग्रंथि से लाड़ का स्राव होता है और उस लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। और टाइलिन के कारण भोजन का पाचन यहीं से आरंभ हो जाता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो मैंने आपको आज ही की वीडियो में बताया था कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो लोहा है। प्रोटीन का पाचन क्या होता है? यानी प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है भैया, क्या नहीं? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है यह छोटी आंत में होता है, प्रोटीन का पाचन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था, इसमें कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस कांड में जो रिसाव हुआ था वह मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड में। ठीक है, और यह भोपाल गैस कांड कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। काला हीरा तथा काला सीसा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा और काला सीसा किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले मैं काला हीरा के बारे में बताऊं तो कार्बोनेडो को, कार्बोनेडो को कहा जाता है काला हीरा, और काला सीसा जो कहा जाता है वह कहा जाता है आपका ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को काला सीसा और कार्बोनेडो को काला हीरा कहा जाता है। उलट मत देना, उलट दोगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे, आपके एग्जाम के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या है? तो शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस है। यह कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और शरीर का सबसे बड़ा अस्थि क्या बताया था मैंने? फीमर बोन, और वो कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, जीवन रक्षक किस हार्मोन को कहते हैं? तो जीवन रक्षक किसे कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन को। एड्रिनल हार्मोन को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। यह हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हमारे जो तनाव की प्रक्रिया होती है, जो तनाव के लिए तंत्रिका तंत्र मौजूद होते हैं उस पर नियंत्रण लाता है। कौन सा? एड्रिनल नामक हार्मोन। यानी कि आपको गुस्सा नहीं आने में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी क्या होता है? एड्रिनल होता है। जिसमें इसकी कमी होती है उसे तुरंत गुस्सा आ जाता है कोई भी बात पे। प्रकाश संश्लेषण किसमें सबसे ज़्यादा अधिक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है आपका लाल रंग में सबसे ज़्यादा अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग क्लोरोफिल द्वारा सबसे ज़्यादा अवशोषित किया जाता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण किसमें सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग में होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, द्रवित पेट्रोलियम गैस क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है आपका। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री और आत्महत्या की थैली किसे? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो कि आपके रेलवे एस्पिरेंट के लिए रामबाण होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।